स्वागत है आपका एक बार फिर मार्केट का पंचनामा में। और तकनीकी दिक्कत दूर हो चुकी है और अब आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो आज के बाजार की बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छा दिन रहा। 11,000 का लेवल पार होने पर हमारे सभी दर्शकों को जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बधाई। मुझे पता है आपकी अभी भी शिकायत होगी कि आपका पोर्टफोलियो तो अभी घाटे में है। आप कहेंगे आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी अभी नहीं बढ़े। ये सही बात है, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन कम है। कुछ ही स्टॉक्स हैं जो ऊपर चल रहे हैं। इवन निफ्टी के अंदर भी आप देखिए तो शायद 10 या 15 शेयर हैं जो पूरी तेजी के लिए जिम्मेदार हैं, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो पीछे रह गए हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप तो आज भी घाटे में चल रहे थे। मार्केट ब्रेथ अगर आप देखें, गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स के बीच का जो समीकरण है वो बहुत कमजोर था। लेकिन देखिए शुरुआत हुई है, निफ्टी ने शुरुआत की है 11,000 के ऊपर निकल के, सेंसेक्स ने शुरुआत की है 37,000 के ऊपर निकल के, और आगे आपका शेयर भी बढ़ेगा, आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। अगर ये ट्रेंड आगे चलता है तो ये एक अच्छा शुभ संकेत है हम सभी के लिए। और एफआईआईज की तगड़ी खरीदारी वो तो बाजार को ऊपर लेके जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी आंकड़े पे नजर रखिए, एफआईआईज लेते रहें, तब तक आप निश्चिंत रहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला जल्दी से शुरू करते हैं। ग्रेफाइट पर एक सवाल है श्रीनिवास दामू का। श्रीनिवास जी, ग्रेफाइट ने मुझे बहुत निराश किया है, जिस तरीके से ये स्टॉक जोर से गिरा। थोड़ा अब शक शुबा होने लगा है। जो भरोसा था इस कंपनी पे वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। फंडामेंटल्स, परफॉर्मेंस के लिहाज से, किसी और लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब इस स्टॉक पे अच्छी रिकवरी आने में वक्त लगेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन लंबा निवेश करके रुकने की बात फिलहाल मत सोचिए। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ कोई भी पोजीशन लें, और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो निकल जाइए। इस समय मैं आपको केवल ट्रेड करने की राय दूंगा। एक्सिस बैंक 740 की कॉल 14 पर ली है। व्यू जानना चाहते हैं अविनाश धीमान जी। अविनाश जी, एक्सिस बैंक पे ऐसे तो ओवरऑल मेरा व्यू तेजी का है, लेकिन एक अच्छी खासी उछाल ये दिखा चुका है। 740 की कॉल आपने इस सीरीज के हिसाब से ली है। अभी तो सीरीज की शुरुआत है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस ट्रेड पे नुकसान होना चाहिए। सीरीज के दौरान उतार चढ़ाव देख सकते हैं, और खासतौर पे कल आने वाली पॉलिसी के दौरान अगर बैंकों में कोई वॉलेटिलिटी आती है तो वो बात अलग है। तेजी की पोजीशन अगर आप लेने का चाहते हैं एक्सिस बैंक में, तो मैं कहूंगा किसी भी गिरावट में आप और भी खरीदारी कर सकते हैं, चाहे आप कॉल को ऐड करें, चाहे आप कैश में और लेना चाहें। एक्सिस बैंक फिलहाल तेजी में है, और जब से इसने 600 का लेवल पार किया है तब से हम कह रहे हैं कि ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है। देखिए 750 के आसपास तक तो ये पहुंच ही रहा है, तो जाहिर है कि ये तेजी अभी जारी रहने वाली है। बाय ऑन डिप्स है इस सीरीज के लिहाज से भी, किसी भी गिरावट में खरीदारी की राय। कॉल में भी अगर आप चाहें तो पोजीशन और आगे बढ़ा सकते हैं अगर कभी भी इसमें गिरावट आती है तो। अगला सवाल बंधन बैंक पे है, पारस जुनेजा का। पारस जी, बंधन बैंक आज मैंने चुना था पंड्या का फंडा के तौर पे, और मुझे लगता है कि लंबी अच्छी खासी गिरावट इसमें आ चुकी है। अब ये यहाँ से वापस तेजी के दौर में लौटेगा। 550-600 रुपए के जो इसके पुराने हाइस थे उनको फिर से हासिल करेगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरा ख्याल है 470-480 के आसपास के लेवल पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये बैंक एक काफी अच्छा मौका दे रहा है लंबे अवधि के निवेशकों को भी, लेकिन चूंकि वॉलेटाइल रहा है हाल के दिनों में, तो अगर आप थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड करने की भी कोशिश करें तो कोई बुराई नहीं है। बंधन बैंक पे तेजी का कॉल है, और इमीडिएट टारगेट जैसे मैंने कहा 470-75 के हैं ट्रेडर्स के लिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो 550-600 तक के टारगेट भी आने की उम्मीद आप कर सकते हैं। और ये स्टॉक तो ऐसा है कि वो इन्वेस्टमेंट टारगेट भी कभी कभी बहुत जल्दी से आ जाते हैं, तो तेजी रहेगी। आईडीबीआई बैंक पे गौरव झा कह रहे हैं क्या करना चाहिए। थोड़ी निराशा है। देखिए आईडीबीआई बैंक में एलआईसी के आने के बाद कोई फर्क आ गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक एलआईसी ऐसा ना कहे कि भाई हम चार्ज ले रहे हैं और हम नया मैनेजमेंट लेकर आ रहे हैं और हमारी लीडरशिप टीम है, हमारी स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो उससे थोड़ा सा असमंजस है। आखिर फिर प्रोमोटर के बदलने का मतलब क्या हुआ। सरकार की जगह एलआईसी ने ली है तो वो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह कुछ करे, वो दिख नहीं रहा है। इस वजह से ये स्टॉक संभल नहीं रहा, नतीजे भी कमजोर हैं, बैलेंस शीट तो वीक है ही, तो ये बदलाव भी नहीं हुआ, वो निराशा है। तो गिरावट का नया दौर शुरू हुआ है, इसमें बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। बाजार में कुछ अटकलें चल रही हैं कि अपने कुछ बिजनेस ये बेच सकते हैं, लेकिन देखिए इनके बैलेंस शीट में इतना बड़ा खड्डा है कि अगर ये कोई बिजनेस बेच करके थोड़ा 2,000, 2,500, 3,000 करोड़ उठा भी लेंगे तो वो एक क्वार्टर में साफ हो जाएगा। इसलिए लेने की कोशिश मत कीजिए, मेरी राय तो यही होगी आपके लिए। इसके अलावा टेक महिंद्रा, कल का ट्रेड क्या होगा, अभय प्रकाश पूछ रहे हैं। अभय जी, आज का ट्रेड तो बड़ा शानदार था। अब देखिए स्टॉक बीच बीच में अटक सकता है, कल के इमीडिएट लेवल इस समय मेरे सामने नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपको हम कल सुबह इस पर अगली कॉल देंगे, लेकिन एक अच्छी तेजी ये दिखा रहा है
और ब्लू स्काई जोन में है, यहाँ से अभी इसमें और मजबूती देखने को मिलेगी, इसकी पूरी संभावना है। आइडिया पर लंबी अवधि का नजरिया नवदीप सिंह आनंद पूछ रहे हैं। नवदीप जी, आइडिया पर नजरिया अच्छा नहीं है लंबी अवधि का, यहाँ पर गिरावट अभी भी जारी है। जब तक ये ट्रेंड बदल नहीं जाता, जब तक कुछ नतीजे अच्छे नहीं आ जाते एक दो क्वार्टर के, बॉटम फिशिंग मत कीजिए। फिर चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, कोई भी ऐसा स्टॉक जो लगातार कमजोर हो रहा हो, उसमें आपको बीच में नहीं उतरना चाहिए जब तक कि टर्न अराउंड दिखाई ना देने लगे। आर पावर सच्चिदानंद अंकुर पूछ रहे हैं, नहीं माफ कीजिएगा, सचदेव, अंकुर सचदेव पूछ रहे हैं। अंकुर जी, आर पावर पे व्यू अच्छा नहीं है, बहुत कमजोर है स्टॉक, क्या करेंगे लेके? डी मार्ट 100 शेयर्स 1320 के भाव पे नितिन अरोड़ा जी ने लिए। नितिन जी, बहुत बहुत बधाई, और आप तो पार्टी दीजिए, स्टॉक पे आपने शानदार रिटर्न कमा लिया है। जब भी इसमें गिरावट आती है तो उसका फायदा उठा करके खरीदारी करनी चाहिए। डी मार्ट में हमारी ये राय लगातार रही है। अब आप क्या निकलना चाहते हैं इसमें से? थोड़ा अभी है मौका, मुझे लगता है, बहुत जल्दी मत कीजिए। आजकल वॉलेटाइल हो गया है, देखिए ये ट्रेडिंग का स्टॉक है नहीं, लेकिन इन दिनों बाजार का मूड देखते हुए इस पे वॉलेटिलिटी बहुत दिखती है। लेकिन अब देखिए बाजार में आ गया है ब्रेकआउट, और एफआईआईज लौट कर आएंगे तो एफआईआईज वही स्टॉक खरीदेंगे जो उनके फेवरेट रहे हैं, और डीमार्ट भी वैसा ही एक स्टॉक है जो क्वालिटी कंपनी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे पिछले कुछ महीनों के दौरान इस तरह के क्वालिटी शेयर्स ने आपको बार बार मौका दिया खरीदारी का, क्या वो आगे भी देंगे? अगर मार्केट 11,000 का लेवल सस्टेन करके रखता है और एफआईआईज की बाइंग के आंकड़े दिखते रहते हैं, तो फिर आप इसमें से निकलने की जल्दी मत कीजिएगा। हाँ, अगर 11,000 फिर निकल जाए, फिर से बाजार करेक्शन के मूड में आए, तब आप सोच सकते हैं कि आप बेचें और फिर आपको शायद नीचे एंट्री मिल जाए। अगला सवाल 8 के माइल पर महेश जी, जाने दीजिए ना, यही स्टॉक बचा है अब मेरे पास। SBI 299, यस बैंक 202, सन फार्मा 427, बाप रे बाप, लंबी लिस्ट है। योगेंद्र सिंह धाकड़, नाम तो आपका बहुत धाकड़ है। योगेंद्र जी, ये देखिए SBI अच्छा स्टॉक है, यस बैंक ठीक है, गिरावट में थोड़ा और जोड़ सकते हैं। सन फार्मा पे इस समय थोड़ा नजरिया साफ नहीं है। टाटा मोटर्स पे उछाल में निकली है और PNB से भी उछाल में निकली है, ये मेरी राय होगी। आपके इस पूरे पोर्टफोलियो में मैं केवल आपको SBI और यस बैंक पे ही बने रहने की राय दूंगा, बाकी में आप उछाल पे निकल जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। DHFL 195 पे 5000 शेयर हिमांशु दावड़ा जी ने लिए हैं। भाई साहब, क्यों लिए हैं? हम आपको लगातार कह रहे थे कि इससे दूर रहिए, आपने पता नहीं, आपको शायद अपने पैसे प्यारे नहीं होंगे। इतने ऐसी क्वालिटी के स्टॉक्स में आप क्यों एंट्री ले रहे हैं, जबकि बाजार में एक से एक अच्छे से अच्छे स्टॉक हैं और हम आपको पूरे दिन बता रहे हैं वो स्टॉक्स लीजिए। अभी भी मैं बोलूंगा, जिस भी भाव पे जहां भी मिल रहा है स्विच कीजिए, यहां से निकलिए। DHFL बेच करके आप, जैसे आज हमने बंधन बैंक बताया था, आप वहां एंट्री लीजिए। आप ठीक है कि आप बहुत सारे स्टॉक बेच करके एक मिलेगा, ऐसा सीन होगा कि आप 4 स्टॉक बेचेंगे तो एक बंधन बैंक मिलेगा, या फिर आप अगर 25 शेयर बेचेंगे तो आपको एक बजाज फाइनेंस मिलेगा। लेकिन वही स्टॉक बढ़ रहे हैं, ये हम लगातार आपको कह रहे थे। आज 2000 वाला बजाज फाइनेंस भी 2700 हो गया ना, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में रिटर्न दे रहे हैं आपको। अगर आपको बहादुरी दिखानी है, हौसला दिखाना है, तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में दिखाइए, कमजोर शेयरों में ऐसा मत कीजिए। PNB का सवाल साफ नहीं है महेंद्र जी, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन PNB पे मेरा व्यू यह है कि ठीक है, थोड़ा बहुत संकेत सुधार के मिल रहे हैं, लेकिन अभी ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला स्टॉक नहीं हुआ है, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस 2600 के पुट 48 रुपए पे लिए हैं संजीव शर्मा जी ने। भाई साहब, अच्छा खासा चढ़ता हुआ स्टॉक है और आप पुट खरीद रहे हो, मैं क्या बताऊं। मैं तो अभी भी तेजी का कॉल दे रहा था और तेजी ही है उसमें, पुट से निकलिए। कॉल लिया होता तो मुनाफे में होते। देखिए, बाजार के ट्रेंड से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो स्टॉक कमजोर हैं उनको खरीदने की, और जो स्टॉक मजबूत है उनको बेचने की हिम्मत मत दिखाइए। मैं तो यही कहूंगा आपसे एक बार फिर। राइट्स पर व्यू ओम सिंह पूछ रहे हैं। ओम जी, बहुत पॉजिटिव व्यू है राइट्स पे, आपको इसमें अगर पोजीशन है तो बने रहिए, नहीं है तो किसी भी गिरावट में खरीदारी कीजिए। IRB इंफ्रा 197 पर 500 शेयर लिए हैं 2 साल के लिए। जावेद छिपा जी ने, जावेद जी 145-150 के लेवल पर 22 जनवरी को हमने पंड्या का फंडा में इस पर बेचने की कॉल दी थी। 120 के टारगेट दिए थे, वो आ गए। अब आपने तो बेचा नहीं है, आप अपनी पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बहुत मजबूत है, यहाँ से कोई उछाल आता है फिर से वही आपको 150 के आसपास के लेवल शायद मिलेंगे। 200 तक आ पाएगा क्या, ये कहना मुश्किल है। इस समय इतनी ताकत तो दिखाई नहीं दे रही है मुझे। DLF और बॉब, ऋषि मिश्रा का सवाल है। बॉब ठीक है, DLF पे रियल एस्टेट पे इनफैक्ट व्यू थोड़ा सा बदल रहा है इस समय, और वहां पर बाइंग देखने को मिल रही है।
तो उसका थोड़ा फायदा है, लेकिन डीएलएफ के मुकाबले में मुझे गोदरेज प्रॉपर्टीज ज्यादा पसंद है, मुझे ओबेरॉय रियल्टी ज्यादा पसंद है, मुझे प्रेस्टीज एस्टेट ज्यादा पसंद है। ये फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं अपने पैसे डीएलएफ में नहीं डालूंगा, मैं ओबेरॉय रियल्टी में डालूंगा, मैं प्रेस्टीज एस्टेट में डालूंगा। आप अपना फैसला कीजिए। रियल एस्टेट पे बाय द वे व्यू पॉजिटिव है, यहाँ से एक तेजी दिखती है हमें। रिलायंस इंफ्रा पे व्यू विक्रमजीत सिंह पूछ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे दूर रहिए। शायद कल तो फिलहाल बैन में चला जाएगा, बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन बन गई है, लेकिन उससे भी रुकेगा नहीं। देखिए रिलायंस कैपिटल भी कहाँ रुका, बैन में गया फिर भी गिरा, तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है इस समय इस पे। बिल्कुल भी आप इसमें बॉटम फिशिंग की कोशिश ना करें। फिर से मैं कह रहा हूँ, मजबूत स्टॉक खरीदिए, कमजोर शेयरों से दूर रहिए। अगला सवाल लेते हैं। इडलवाइज 214 पे बाई किया हुआ है, करंट प्राइस हाँ बहुत नीचे आ गया। आजू शर्मा जी, दरअसल इडलवाइज पे अभी भी व्यूज बदला नहीं है, प्रेशर अभी भी काफी ज्यादा है, और एनबीएफसीज को जिस तरह से उम्मीद थी कि सरकार या आरबीआई मदद करेंगे वो कर नहीं रहे हैं। कल की पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम होगी। देखें, अगर आरबीआई एक एश्योरेंस देता है कि वो एनबीएफसीज के लिए सीधे तौर पे कुछ कदम उठाने वाला है, तो फिर शायद तस्वीर बदले, वरना पूरे के पूरे एनबीएफसी सेक्टर पे इस समय दिक्कत है। मेरी राय यह होगी कि आप उछाल में एनबीएफसी से निकल करके किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक में स्विच करें, वहां पर आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए कम से कम यही तस्वीर नजर आती है। इसके साथ ही चलिए वक्त है इजाजत लेने का। कल का दिन काफी अहम है, पॉलिसी कल बदले हुए समय पर आएगी 11:15 बजे, तो आप जुड़ना मत भूलिएगा CNBC आवाज पर।